बहुत कम बार होता है कि एक ऐसी मूवी आती है जो ऑडियंस के ओपिनियंस को इतना ज़्यादा डिवाइड कर दे। इसके पहले एनिमल आई थी तो इतना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे जिसमें कि ऑडियंस एकदम बट गई थी। कुछ ऑडियंस ने उसे उस कैरेक्टर को मिसोजिनिस्टिक और पूरा मूवी को बैश किया था एंड बोला था कि इस मूवी को बैन कर देना चाहिए कि इस वे में वुमेन को ट्रीट किया जा रहा है इस मूवी में, इस वजह से ये समाज को ख़राब कर देगा, ये समाज को गलत सिग्निफिकेंस जाएगा, ये सब बोल के बैश किया गया था। और एक ऑडियंस ग्रुप ये था जो मूवी को लेके काफ़ी प्रेज कर रही थी, उसकी टेक्निकलिटीज़ को लेके प्रेज कर रही थी और बोल रही थी कि उस कैरेक्टर को देखने के लिए एज इट इज़, क्योंकि मूवी का नाम ही जब एनिमल है तो फिर आप एनिमल ही एक्सपेक्ट करते हो। उसी तरह से जब पुष्पा 2 आई है तो यहाँ का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इलॉजिकल वे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो रहे हैं, क्योंकि आधी जो ऑडियंस है वो मूवी को प्रेज कर रही है, वो ये बोल रही है कि ये हमारा कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे इंडिया का मूवी है इसलिए ये देखना चाहिए। और जो इसको अपोज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये रिक्शा वालों की मूवी है, ये मतलब अनपढ़ गंवारो लोगों का मूवी है। देखो इतना जो भी एक्सट्रीम ओपिनियंस है वो वर्क करता है। बहुत सारे क्रिटिक्स जो भी इसको बैश कर रहे हैं उनका व्यूज़ जाके आप देखो तो उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना ज़्यादा बैश किया जा रहा है इसको। सच्चाई इन दोनों के बीच में ही कहीं पे होती है। इस मूवी के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं नॉन स्पॉइलर रिव्यू में बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट इसमें मैं काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन करने वाला हूँ कि मेरे लिए क्या वर्क की और क्या नहीं वर्क की। और इसलिए वीडियो का एंड तक देखना, मैं पॉइंट बाय पॉइंट जाऊँगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं फुल डिटेल में स्टोरी वाइज जाऊँगा कि मेरे लिए कौन कौन सा चीज़ें थी जो काफ़ी इलॉजिकल थी और कौन कौन सा चीज़ें थी जो वर्क की मेरे लिए और जो ऑडियंस के लिए भी वर्क की। इसका जो आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखोगे वो काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। देखो ऐसा नहीं है कि मूवी में कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं होगा तो ऑडियंस इतना भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि कुछ भी मूवी को वो लोग जाके इतना ज़्यादा कलेक्शन दे दे। फुल्ली तो अग्री नहीं करता हूँ इस पर। KGF 2 भी आई थी, खैर जो भी है, हम लोग ऑफ टॉपिक पे नहीं जाते हैं। तो देखो स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ तो फिल्म देखो स्टार्ट कहाँ पे होता है। स्टार्टिंग वाला सीन पे अगर मैं आता हूँ, ओपनिंग सीन पे क्या होता है कि वो पुष्पा जो रहता है कंटेनर में बंद है, 40 दिन से वो कंटेनर में बंद है, बिना खाए पिए बिना लाइट के वो क्या करता है, जापानी बुक पढ़ लेता है। जापानी बुक पढ़ के विद जापानी एक्सेंट वो डायलॉग मारना चालू कर देता है। अब ये है तुम्हारा एंट्री टू दिस मूवी। फर्स्ट सीन इतना रेडिकुलस होने के बाद अब पूरा मूवी का जो एक्सपेक्टेशन रहता है ना वो एकदम नीचे आ जाता है। मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस सीन का। पूरा मूवी में बताओ ये जापान वाला जो स्टोरी लाइन था ये कहाँ गया। इसके बाद ना इस सीन के बारे में कोई जिक्र होता है ना ही कोई बात होती है। अचानक से एक नेशनैलिटी वाला एंगल उसमें कहाँ से आ जाता है, वो देशभक्ति की बातें करने लगता है अचानक से। स्टार्टिंग में मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं पुष्पा देखने आया हूँ कि सत्यमेव जयते 3 देखने आया हूँ, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। उसके बाद वो जो फाइट सीन भी था वो इतना ज़्यादा गंदा वे में कोरियोग्राफ किया हुआ है। जो वायर मतलब एक होता है कि आदमी यहाँ से वहाँ कूदता है, ये उड़ा है। अब ये उड़ने वाला जो चीज़ है ना, ये कम से कम हमें तो मत दिखाओ कि ये उड़ रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये उड़ रहा है भाई। वो उसका जो बॉडी है और उसका जो कोट है वो उसके ऊपर में 1 इंच का गैप है जिससे पता चल रहा है कि उसका जो कोट है वो हुक से टाना हुआ है। इतना ज़्यादा मतलब इतना खराब एक्शन सीन कैसे हो सकता है। ये भोजपुरी फिल्म्स में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बस, बट 3 साल बाद इतना बजट लगाने के बाद इतना फाइन डायरेक्टर सुकुमार का ये फाइट सीन, इतना इलॉजिकल फाइट सीन मेरे को समझ में नहीं आया। पूरा मूवी देखने के बाद मुझे यही समझ में आया कि शायद ये वाला जो ओपनिंग सीन रखा गया था ये एक मास एंट्री के लिए रखा गया था, बट मास एंट्री इतना गंदा। मतलब इसके बाद और ये वाला जो सीन जस्ट खत्म होता है इसके बाद एक ड्रीम सीक्वेंस की तरह दिखाएगा। अब ये सपना था क्या था मुझे नहीं पता, वो इसके क्रिएटर्स ही जाने। बट अचानक से जब वो उठता है उसके बाद आप देखो मूवी का टोन फ्लो पूरा ही चेंज है। वो फर्स्ट सीन, वो ओपनिंग सीन का फाइट और उसके बाद जहाँ से मूवी चालू हो रही है, दोनों का जो पूरा टोन एंड फील ऑफ डायरेक्शन है वो पूरा ही अलग है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये वाला जो पूरा सीन है ये पूरा फोर्स करके बस शूट किया गया है, बस इसलिए क्योंकि सीटियाँ बजे तालियाँ बजे। और कभी भी ओपनिंग सीन होता है तो उसका एक कॉल बैक होना चाहिए बाद में जाके कहीं पे, तब जाके कनेक्ट करती है चीज़ें। इसका ना कोई कॉल बैक था ना कुछ, तो काफ़ी इलॉजिकल सा ये सीन था। इसके बाद जब मूवी स्टार्ट होती है ना वहाँ से मूवी का काफ़ी अच्छा पेस रहता है, काफ़ी अच्छे वे में कैरेक्टर बढ़ता है आगे। पुष्पा का जो कैरेक्टर है वो वापस से एस्टैब्लिश किया जाता है। जो फर्स्ट मूवी रहता है उसमें जो पुष्पा का कैरेक्टर रहता है वो क्या रहता है कि स्टार्टिंग से वो स्ट्रगल करके इतना दूर तक आया है, अकेले दम पे स्ट्रगल करके इतना दम पे आया है, अपनी बातों पे वो रहा है, तभी जाके वो इतना ज़्यादा ऊपर आया है। पुष्पा का ईगो क्यों उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए वो फोटो वाला सीन आता है जहाँ पे उसकी जो वाइफ रहती है वो बोलती है कि हमें CM के साथ तुम्हारा फोटो चाहिए। अब वो जो चीज़ रहता है वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे क्रिएट करता है। फर्स्ट एक्ट जो मूवी का रहता है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, उसका जो एम है वो हमें पता चलता है कि थीम क्या है इसका। तो किसी भी हालत में वो जो स्ट्रगल करके अपना कैरेक्टर डेवलप किया है और बिल्ड किया है उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड फिर यहाँ पे कितना मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट एंट्री सीन्स पूरा मूवी में जो है वो फाफा का है, फहद फासिल का जो विलेन का जो एंट्री होता है वो काफ़ी अच्छा है।
मुझे लगता है कि अगर फिल्म उसी के एंट्री से शुरू होती तो वो ज़्यादा बेटर लगता। जिस वे में वहाँ पे जो जंगल वंगल शूट करके दिखाया है और जिस वे में वहाँ पे वो पूरा सीन को डेवलप किया है वो काफ़ी अच्छा लगता है, और वो उसके कैरेक्टर्स के साथ कितना अच्छा जाता है। शेखावत का जो कैरेक्टर है वहाँ से एकदम फर्स्ट सीन से स्टैब्लिश हो जाता है और वहाँ से पूरा पेस पकड़ता है। वही चीज़ से उसी पॉइंट पे पुष्पा 1 में वहाँ पे रोका गया था उसके कैरेक्टर को। हम लोग जो एक्सपेक्टेशन बना के गए थे ना उसके साथ पूरा मीट करता है वहाँ पे, और वहाँ से स्टार्ट होता है उसका कैरेक्टर का जर्नी। और वो सोचो कितना अच्छा सीन है कि जेल में जाके वो पुष्पा के जितना भी फॉलोअर्स रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, जितना भी रहते हैं, उस सबको पैक कर देता है जेल में। और वहाँ से जो है माइंड गेम स्टार्ट होता है और वो हमें जो है पंप अप कर देता है कि आगे ऐसा ही आने वाला है। और यहाँ से इन दोनों का जो फ्यूड चलता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और इंटरवल तक ये वाला चीज़ मेंटेन किया रहता है। इंटरवल का जो सीन भी आप देखोगे, वो स्विमिंग पूल वाला जो सीन है काफ़ी अच्छा वे में किया गया है। जो फहद फासिल का भी जो रिएक्शन है ना वो इतना सही रिएक्शन है। पुष्पा का आना, उसको सॉरी बोलना, फिर वापस फिर रास्ते में रियलाइज़ करना कि दिस इज़ नॉट द पुष्पा दैट ही वांटेड टू बी, एंड वहाँ से फिर वो वापस जाता है एंड वो स्विमिंग पूल में जाके टॉयलेट करता है एंड फहद फासिल उसी स्विमिंग पूल में रहता है। भाई साहब इस सीन का जो पूरा बिल्डअप है और जो हमें पे ऑफ भी मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। उसमें फहद फासिल का एक्टिंग ब्रिलियंस देखो। जब वो अचानक से स्विमिंग पूल में कूदता है और उसके बाद जब उसको होश आता है, फिर वो देखता है कि ये टॉयलेट कर रहा है, वहाँ पे कितना अच्छा वो एक्टिंग किया है कि थोड़ी देर के लिए मैं भी कंफ्यूजन में आ गया था कि भाई ये गिरा था तो इसके दिमाग में कुछ कंकशन वगैरह हो गया, या फिर ये एक्चुअली में इसको समझ नहीं आ रहा है, या फिर एक्चुअली में क्या हुआ है कि ये देख चुका है कि ये स्विमिंग पूल में टॉयलेट किया है और वो चीज़ को वो सबके सामने मानना नहीं चाह रहा है। मुझे लगता है कि सेकेंड चीज़ ही हुआ होगा, बट जो जिस वे में इतना सुंदर वो कैरेक्टर वहाँ पे पकड़ा है और वो चीज़ को इतना अच्छा से वहाँ पे डिलीवर किया है कि आपको लगता है और वो आपको फील देता है कि हाँ ये जो है एकदम बराबरी का टक्कर है यहाँ पर। यहाँ तक जो मूवी है बहुत इंटरटेनिंग वे में चल रही है। आगे कुछ बीच बीच में स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जो लगती है वो रहता है वही रश्मिका मंदाना और पुष्पा का जो कैरेक्टर है, दोनों का जो कैरेक्टर रहता है थोड़ा सा प्लेफुल रहता है, जो पुष्पा 1 में भी रहता है। बट उसके बाद जिस वे में वो भगवान की तरफ पूजा कर रही है इसका, एंड वो मतलब ब्लाइंड आई दे रही है कि हाँ मतलब अच्छा मर्डर कर दिया, ठीक है मैं नहीं देखी, तो ये जो ब्लाइंड आई कर दे रही है ना उसके बाद फिर नहीं एकदम भगवान है ये है वो है, ये वाला चीज़ उतना जाता नहीं है क्योंकि रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है ना उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं डाला गया है। उसको एक बार के लिए भी जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होता है, जरा सा भी कुछ ये नहीं रहता है कि ये इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है। एक डायलॉग वो बोलती है जब वो सीएम पलट देता है और फिर आके डिनर करता है वो सीएम नए वाले सीएम के साथ, तो वहाँ पे आके एक डायलॉग बोलती है रश्मिका मंदाना कि मुझे कभी कभी तुमसे डर लगता है। ये वाला जो सीन है इसको लेके भी बहुत चीज़ खेला जा सकता था और भी ड्रामा क्रिएट किया जा सकता था। अब ये ड्रामा क्यों क्रिएट किया जा सकता था इसका जवाब आपको मिलेगा सेकेंड हाफ में, क्योंकि सेकेंड हाफ में क्या होता है कि अचानक से ये जो फहद फासिल का कैरेक्टर इतना ग्रो किया था और इतना तगड़ा वे में वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, अचानक से सेकेंड हाफ में उसको एकदम कार्टून टाइप का कैरेक्टर बना दिया है जो कि एक काफ़ी सैडिस्ट सा कैरेक्टर है। फिर वो रेडीज का जो इंट्रोडक्शन होता है वो कोई वैल्यू भी ऐड नहीं करता है कॉन्फ्लिक्ट में। जो शेखावत जो रहता है वो इतना ओवर पावर्ड फिगर है, वो मतलब फर्स्ट हाफ में कुछ सीन्स में पुष्पा को ओवर पावर कर दे रहा था, एंड उसके बाद सेकेंड हाफ में अचानक से उसको इतना वीक और ये साइको टाइप का बना देता है। साइको वो पहले भी रहता है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि ये पुष्पा के बारे में मूवी है तो शायद से विलन ओवर पावर कर जाएगा, इस चीज़ का डर था डायरेक्टर को भी और मेकर्स को भी। इसलिए मुझे लगता है कि फहद फासिल के कैरेक्टर शेखावत को थोड़ा सा वहाँ पे टोन डाउन किया गया सेकेंड हाफ में, और उसको जो है वो थोड़ा अलग डायमेंशन और अलग वे में ट्रीटमेंट दिया गया कैरेक्टर को, क्योंकि वहाँ पे ना वो जो मैनियक वो जो डर था ना उसका वो चला जाता है। और वही चीज़ हुआ वहाँ पे सेकेंड हाफ में कि पुष्पा जो है इतना ओवर पावर कर दिया सब चीज़ को कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। हमें वो चीज़ वो फियर चला गया हमारे मन से कि हाँ ये तो मतलब अनलीश कर रहा है, कुछ भी हो रहा है। फहद फासिल और अल्लू अर्जुन के बीच में जो माइम करके बात करते हैं एक दूसरे से, इशारों में बात करते हैं, साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। आवेशम का डम शरेड वाला जो सीन है उसको लगता है कि कॉल बैक देने के लिए वो सीन रखा गया था। कॉमेडी भी होता है, ऑडियंस में सबको मजा भी आ रहा था, बट कहीं ना कहीं वो जो है वो उसके सीन के साथ वो पूरा स्टोरी के साथ नहीं जा रहा था। वो सीन मतलब इतना बड़ा चीज़ उसका हुआ है, उसका करियर दांव पे लग गया, सब चीज़ हो गया और वो बैठ के वहाँ पे मस्ती कर रहा है। तो ये वाला जो चीज़ है थोड़ा सा मुझे फोर्स्ड ह्यूमर लगा वहाँ पे। या इतना बड़ा चीज़ हो गया शेखावत के लाइफ में, वो पहला चीज़ क्या करेगा इसके बाद अपना वो जो स्टोर रूम है उसको जला देता है। भाई मतलब इससे इलॉजिकल चीज़ मैंने नहीं देखी, जला देता है समझ में आता है, खुद भी जल जाता है, कितना वीक कर दिया इस कैरेक्टर को। और उसके बाद भूल जाता है भाई, उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि अब आएगा कुछ तो होगा, वो मतलब डायरेक्टर भूल जाता है कि हाँ ये कैरेक्टर भी है, ये ठीक है, मतलब इसमें मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आया ना, अभी तक जो दिखाया मज़ा आया, ठीक है अभी मैं थोड़ा इसको रोक देता हूँ, अभी दूसरा चीज़ देखो इसमें भी मज़ा आएगा। अब दूसरा चीज़ में क्या होता है कि अचानक से एक फैमिली ड्रामा आ जाता है। स्क्रीन प्ले हमें पंप अप किया था इन दोनों का लड़ाई के लिए, इसके बाद स्क्रीन प्ले चला जाता है कि पुष्पा का जो रिस्पेक्ट है, पुष्पा के पीछे नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर के टर्मोइल में वो जाना स्टार्ट करता है। नाउ
अभी तक आपका जो कहानी था वो इस चीज़ को सर्व नहीं किया था। अचानक से अब हम उसके भतीजे के लिए सिंपैथी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने कोई स्टैब्लिश नहीं किया है इनका रिश्ता। स्टार्टिंग में ये जो पूरा फैमिली ड्रामा है ना, ये बैकग्राउंड में चलते रहता है, थोड़ा बहुत कहीं पे इक्का दुक्का डायलॉग चल रहा है। उसका वो एक अंकल है, उसका वो मतलब मैं क्या बोलूँ उस कैरेक्टर। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। वो मतलब इतना सिली कैरेक्टर कैसे बना सकता है उसको, कि उसकी बेटी के साथ कुछ हो रहा है और ये बचा रहा है और फिर इसी को सुना रहा है। तो ये वाला जो सीन है, ये मतलब पूरा स्टेज्ड लग रहा था मुझे, बड़ा होने वाला है इससे रिलेटेड, इसीलिए ये वाला सीन को रखा गया है। यात्रा वाला सीन पे आते हैं, जहाँ से ये वाला जो फैमिली डायनामिक्स है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम में। तो यात्रा वाला सीन जो है स्टैंड आउट, अगर पूरा मूवी में देखोगे तो वो एक स्टैंड आउट सीन है। एंड हैट्स ऑफ टू अल्लू अर्जुन कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है वहाँ पे, क्या परफॉर्मेंस दिया है। बट ज़रूरत क्या था, मतलब वो यात्रा वाला जो सीन था उसका रीजनिंग क्या है? रीजनिंग ये है कि वो अपने लिए एक बेटी चाहिए होता है, क्योंकि बेटी का फिर शादी हो जाएगा किसी और से तो उसका नाम उसको मिल जाएगा, और बेटा होगा तो फिर उसको नहीं मिलेगा। तो फिर वो क्या करता है, जातारा में जाता है। एक पल के लिए मैं मान भी लिया वहाँ पे, और जिस वे में वहाँ पे एंट्री होता है और जिस वे में वहाँ पे कोरियोग्राफी भी हुआ है वो बहुत ही सुंदर वे में किया गया है। पागल हो रहे थे ऑडियंस। मैं बोल रहा हूँ ना कि इतना अच्छा एंट्री सीन्स मूवी में ऑलरेडी है, तो स्टार्टिंग का वो 5 मिनट जापान वाला क्यों रखा गया था, मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि वो जापानी सीखा पूरा मूवी में, वो जापानी में बात क्यों नहीं किया है, एक भी जापानी कैरेक्टर क्यों नहीं है जापान के में जाके, वो किया क्या, वो कौन सा एनीमे देख के जापानी सीखा था, और आगे चल के वो एक भी जापानी में बात क्यों नहीं करता है, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं होता है। ये वाला चीज़ मेरे को इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगा था। बट खैर, अगर उस सीन पे दोबारा से आते हैं तो वो जातरा वाला जो सीन रहता है, जातरा वाला सीन देख के मुझे लिटरली ऐसा ही लगा ना कि 90s के टाइम में ये सब सीन्स होते थे ना, जहाँ पे हीरो को इस्टेब्लिश करने के लिए और हीरो का वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करते थे कि साथ में कोई लड़की जा रही हो, उसको छेड़ दे रहे हैं, 4 रैंडम गुंडे आके छेड़ दे रहे हैं, एंड फिर उनको मार के ये बदला लेता है और फिर ये हीरो बन जाता है। ये वाला एग्जैक्ट सीन वहाँ पे करने का मतलब क्या लॉजिक था। ये जो 4-5 विलन आके अचानक से आउट ऑफ द ब्लू आके इसको, ये जो छेड़ने वाला जो सीन आता है, इससे हमें ऐसा लगता है कि शायद ये रैंडम गुंडे हैं। फिर धीरे धीरे ना इसी को मेन विलेन बना देते हैं, और फिर लास्ट में अचानक से आपके मुंह पे एक क्लाइमैक्स देते हैं कि ये जो गुंडे हैं ना, ये वो जो सीएम था, स्टार्टिंग का सीन बताए थे, उसका जो भाई था उसका बेटा है ये। तो वो जो विलेन जो मेन बना आपका, वो सीएम बना। तो सीएम का जो भतीजा है, वो जो तुम्हारा हीरो बना है, उसकी जो भतीजी है उसको आके छेड़ेगा, फिर चाचा आके अपनी भतीजी को बदला लेगा, फिर ये इसको मार देगा, फिर इसका जो चाचा है उसको भी मार देगा, और वो जो चाचा का भाई है जो सीएम में, अरे भाई क्या कर रहे हो भाई, ये इतना सारा चीज़ जो अभी बता रहे हो, इस चीज़ को अगर स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत स्प्रिंकल भी किए रहते हैं स्क्रीन प्ले में तो समझ में आता है, और हमें थोड़ा तो आइडिया रहता कि हाँ ये कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड आर्टिस्ट जैसा वहाँ पे खड़े हैं, एंड मुझे क्या पता इसमें कौन भतीजी है और किसके लिए मुझे सिंपैथी लेना है। मुझे बाद में समझ में आया, अच्छा इसके लिए मेरे को सिंपैथी लेना है। जब वो गुंडों को मारने लगे तब मुझे लगा कि अच्छा इतना क्यों मार रहे हैं, लगता है ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। फिर धीरे धीरे समझ में आया, अच्छा इसके थ्रू ये बताना चाह रहा है कि हमको एक नाम दो, एंड वहाँ पे इसका आइडेंटिटी जो है वो स्टैब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो सेकेंड हाफ था ना, ये एकदम इधर उधर हो गया। अब इसको डिफेंड करने के लिए लोग आ रहे हैं कि अरे तुम समझ नहीं रहे हो, ये पुष्पा का इनर टर्मोइल है, उसमें घुस गया। ऐसा कोई बात नहीं है, अगर इनर टर्मोइल पे कहानी रहती तो फिर स्टार्टिंग से ही वो चीज़ स्टैब्लिश किया गया रहता। पूरा पुष्पा 1 जो है तुमने सेल किया था फहद फासिल और इसके लड़ाई के बीच में सेल किया था, तो हम वही देखने आएंगे ना। ऑफ कोर्स आप आके उसके बाद फिर आप ये सब रैंडम चीज़ें दिखा रहे हो, तो इसलिए ये वर्क नहीं कर रही है मेरे। अच्छा, मेरे को एक चीज़ पे बात करनी है। ये वाला मूवी इमेजिन करो कि अगर कोई बॉलीवुड मूवी बनाता और इसमें कोई एक स्टार होता, कोई बॉलीवुड का एक स्टार होता, अगर कोई नेपो किड होता या नेपो स्टार किड रहता, रणबीर कपूर भी रहता ना, भाई साहब क्या गालियां पड़ती उनको। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भाई, ब्रह्मास्त्र में क्या हुआ था, मंदिर में वो जूता पहन के चला गया तो उसको रिटर्न में माफ़ी मांगना पड़ा था। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, काली जी का वो क्लाइमैक्स है ना, काली जी वहाँ पे काली जी का साड़ी निकाल के इसको पहना दिया जा रहा है। दैट इज सच अ रिडिकुलस थिंग भाई। वो देख के मतलब लग रहा था कि ये क्या कर रहा है। एंड उसके बाद वो डिफेंड ये हो रहा है कि अरे उसमें काली जी की पावर आ गई ना, तो इसलिए वो दांत से काट काट के शान पराशर का वीडियोस फॉलो करते हो तो उसमें अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली है। देखो मैं उनकी वीडियो और उनके कंटेंट पे फुल्ली एग्री नहीं करता हूँ। जो पुष्पा 2 का रिव्यू जो उन्होंने डाला था, फुल्ली एग्री नहीं करता हूँ। वो डायरेक्टली रोस्ट कर दिए हैं। उनका भी यही कहना है कि ये अनपढ़ गंवार लोगों के लिए मूवी है, विच आई डोंट एग्री विथ। सिनेमा है, आपको एंजॉय करना है, आप देखो, देखना है देखो, ये क्लास डिवीजन मत करो। पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद जो हिपोक्रेसी मची है, इसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि अगर ये कोई एक बॉलीवुड स्टार बनाता तो फिर क्या होता। तो ये वीडियो के बाद काफ़ी गाली पड़ रही है कि भाई एनिमल को तूने अच्छा बोला था, ये क्यों नहीं पसंद आया तेरे को। एनिमल तो भाई मिसोजिनिस्टिक मूवी थी और ये थी वो थी। सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। एनिमल का जो तारीफ हुआ था ना,
जाके देखो मेरे वीडियो में, एनिमल का जो मैंने तारीफ़ किया था वो किया था उसकी टेक्निकलिटीज़ को लेके, उसके एक्शन सीन्स को लेके, उसमें उसकी परफॉर्मेंस को लेके तारीफ़ की थी। और इस मूवी में भी अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस को लेके तारीफ़ की है। प्रॉब्लम स्क्रीन प्ले की है। आप संदीप रेड्डी वांगा का एडिटिंग देखो, वो इंटरवल ब्लॉक देखो। एनिमल का अगर रेफरेंस मैं देता हूँ, जब वो अपने जीजा जी को मारता है, दैट होल फकिंग सीन, वो क्या इंसेन वे में वहाँ तक का बिल्डअप है, वहाँ का जो म्यूज़िक है वो देखो। उस चीज़ के लिए मैं प्रेज़ किया था एनिमल को। टेक्निकली इट वाज अ ब्रिलियंट मूवी। एंड ये मैं अभी भी बोलता हूँ कि रणबीर कपूर का जो परफॉर्मेंस, एथिक्स एंड मॉरलिटी पे बात करना है तो भाई इस पे भी मैं 10 पॉइंट बता सकता हूँ, उस पे भी मैं 10 पॉइंट बता सकता हूँ, और उसमें भी मैं बताया हूँ। यू कैंट निगेट द बुलशिटनेस ऑफ पुष्पा 2 बाय जस्ट साइटिंग सम थिंग्स अबाउट एनिमल ऑल्सो। अब उसमें अगर कुछ गलत है तो है, इसमें भी जो बेकार है, टट्टी है, वो तो टट्टी ही है ना, उसके ऊपर धनिया पत्ता डालने से तो कुछ नहीं होगा ना। मुझे लगा नहीं था कि इतना लंबी वीडियो होगी, बट खैर जो भी है, मेरा जो भी स्पॉइलर डिस्कस, मतलब मुझे बात करना था मूवी के बारे में ये। और ये इसके बाद गाने, भाई देखो, ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गाने खराब है, मैं ये कर रहा हूँ गाने फूहड़ हैं। अजीब टाइप का कोरियोग्राफी है, देखने में तो अच्छा लगे, देखने में तो सूदिंग लगे। मतलब साउथ का सिनेमा बोल बोल के कल्चर बचा रहे, कल्चर बचा रहे, क्या कल्चर बचा रहे हो भाई तुम अगर बोल रहे हो तो। अगर पठान का बेशरम रंग कल्चर खराब कर रहा था, देन ये क्या कर रहा है। पठान वॉज अ शिटी मूवी। अब मेरे को आके गाली मत दो, बॉलीवुड का दलाल मत बोलो। मैं अच्छे मूवीज का मैं दलाल हूँ, जो भी अच्छा मूवीज होता है मैं उसकी दलाली करूंगा और करता हूँ। पुष्पा 3 के लिए कोई वैसा एक्साइटमेंट, कोई वैसा बिल्ड नहीं हुआ। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, विक्रम मूवी आई थी, उसमें जो रोलेक्स का जो लास्ट में एंट्री था, वो देख के मुझे आज भी मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कब अनाउंस होगा, रोलेक्स का एंट्री कब होगा। यहाँ पे एंड में क्या दिखा रहा है, एक जला हुआ हाथ दिखा रहा है। वो आई होप एंड आई एम डैम श्योर कि वो शेखावत को ही जिंदा रखेंगे, बिकॉज इट वॉज ओनली द सेविंग ग्रेस कैरेक्टर ऑफ दिस होल फकिंग सीरीज ही है, वेब सीरीज ही है। ये कैसे भी करके जिंदा करेंगे, ये दोबारा से 3rd सीजन में आएंगे, दोबारा से इन दोनों का फेस ऑफ करवाएंगे, फिर ये आधे रास्ते में भूल जाएंगे कि अच्छा फिर किसी और को ये इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये किसी और को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। किसी का तो हाथ दिखाए हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो, लगता है अभी साइनिंग अमाउंट साइन नहीं हुआ है, इसीलिए उसका पूरा बॉडी या पूरा फेस रिवील हुआ नहीं है। बट जो भी है यार, मतलब इंटरस्टेलर तो देखो यार, मुझे देखना तो था। हालांकि वो देख के 17 लोगों को इंटेलेक्चुअल साबित करने के लिए, तो उसको रोक के पुष्पा 2 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसको तो नहीं नकारा जा सकता है। जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो तो है, कमा तो अच्छा रही है। लॉन्ग रन में कितना चलती है नहीं चलती है वो डिपेंड करता है। बट मैं अभी भी इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि अगर मूवी 20 और 30 मिनट अगर कम रहती, और ये जो फालतू का फैमिली ड्रामा को छोड़ के सिर्फ शेखावत और इसके फ्यूड के बीच में जो ईगो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर फोकस करके अगर मूवी को एंड तक एक कैट एंड माउस का चेज बना के रखती, थ्रिलिंग बना के रखती ना, तो वो कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड्स ब्रेक करती। क्योंकि पुष्पा जैसे कैरेक्टर को लिखा जाना और पुष्पा जैसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना, अपना एक अलग ब्रांड बना देना, ये बहुत कम होता है इंडियन सिनेमा में, और खासकर ये साउथ के सिनेमा में ही हम लोग एक्सपेक्ट करता हूँ। इन साउथ में ब्रिलियंट काम हो रहे हैं भाई। आप तमिल में देखो, तमिल में एक से एक काम हो रहे हैं। अभी जस्ट मैंने आज ही एक वीडियो डाली है, व्हाट आई वॉच इन अक्टूबर एंड नवंबर, एंड उसमें ढेर सारे साउथ मूवीज़ के भी रिकमेंडेशन है, आप जाके देखो। उसमें तमिल मूवीज़, मलयालम मूवीज़ पे एक अलग वीडियो बन सकती है। टैग डालने के पहले ना थोड़ा सोच लो कि ये उसका कंटेंट भी देख लिया करो कि ये क्या बोल रहा है। साउथ का जो सिनेमा है उसके बारे में मैं कितना बात करता हूँ, और मैं बॉलीवुड के मूवीज़ के कोई कितना ट्रैश करता हूँ, ये सारी चीज़ें देख लो। अब मूवी देखो, नहीं देखो, पसंद आता है तो बढ़िया, नहीं पसंद आता है तो मैं पहले भी बोला कि एक रात में तुम एक मूवी नहीं देखने से तुम इंटेलेक्चुअल तो बन नहीं जाओगे। तो अगर तुमको पसंद आता है तो इट्स गुड ना, और थिएटर में जाओ, एंजॉय करो। थिएटर में देखने लायक मूवी है, थिएटर में ही देखने लायक मूवी है, तो थिएटर जाके एंजॉय करो। यही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।